आजमाइशी गिरफ्तारियाँ नहीं हैं, लेकिन किसी सूरत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हिरासत में लिया, फिलहाल अरेस्ट का नहीं कहा है, लेकिन इवन हिरासत में लेना भी बिल्कुल गैर आईनी गैर कानूनी, उसकी शदीद मसम्मत करते हैं। उनका राइट है, अपने भाई से मिलना हाई कोर्ट का ऑर्डर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ इस बहरानी कैफियत से दो चार है। अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। रहनुमा एक दूसरे पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगाते नजर आते हैं। पीटीआई रहनुमाओं की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। आज बानी से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात तो करवा दी गई, मगर उनकी बहनों को मुलाकात से रोका गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का हुक्म दिया है कि 9 मई के केसेस का 4 माह में फैसला होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि दुनिया को दिखाना होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी काम कर सकती हैं। नाज़रीन, साथ ही पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती के तहलका खेज इंकशाफात के बाद तहरीक इंसाफ की सफ़ों में हलचल है। आज उसका जवाबी रद्दअमल भी आया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने हैरान कुन दावा कर दिया है। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से उन्होंने बात की। अलीमा खान साहिबा ने उन्होंने ये इंकशाफ किया कि बानी पीटीआई को 2 बड़ी ऑफर्स दी गई हैं। उनको मुल्क छोड़कर जाने या 2 साल तक खामोश रहने के लिए कहा जा रहा है, मगर उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे और ना ही पीछे हटेंगे। अलीमा खान ने यह भी कहा कि अमरीकी वफ्द की बानी पीटीआई से मुलाकात के बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं। अगर कोई अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है तो वो अपनी मर्जी से आ रहा है, इसमें पीटीआई का कोई लेना देना नहीं है। इसी से मुतालिक आज का पहला सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ज़ाहिर है जब बात होती है तो उस पर हम भी सवाल रखते हैं। अब ये जो आज़म सवाती के इंकशाफ और फिर जो अलीमा खान ने बात की, अब इसमें किसकी बात सही है? क्या बानी पीटीआई को ऑफर्स हो रही हैं या फिर बानी पीटीआई की तरफ से ऑफर्स की जा रही हैं, जो आज़म सवाती का भी नुक्ता है और बाद में अलीमा खान ने भी कहा? इसमें हकीकत क्या है आमिर साहब? दोनों का अपना अपना सच है और कोई बात झूठ नहीं है। ज़ाहिर है खान साहब के जो लोग उनके नाम पे सियासत कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे आके पैसे बनाने के लिए धमाल डालते हैं, तो उन सब का तो काम ही यही है कि वो ये कहें कि खान नहीं मान रहा, वो तो नहीं मान रहा। और कुछ लोग हेलीकॉप्टर चलाते थे कई महीने पहले, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि रोज़ाना हेलीकॉप्टर अटक जेल से शुरू हुआ था। और जो ऑफ़र की बात है, जाहिर है कि वो तो खान साहब ने अटक जेल की एक ऑफ़र बड़े अरसे के बाद बताई थी कि मुझे आई थी। पहले वो मुराद सईद ने ट्वीट की थी, फिर इमरान खान ने भी अडियाला जेल में कहा था कि मुझे ऑफ़र थी। और खामोश रहने की बात हर दफ़ा होती है कि आप चुप हो जाएं तो रास्ता बन सकता है, और वो सोशल मीडिया को चुप कराने की बात है। तो जो खान साहब को समझ आ रही है वो ये आ रही है कि नहीं, मेरा तो काम ही यही है, मेरा तो इसी पे चलेगी, बुनियाद ही मेरी इसी बुनियाद पे खड़ी हुई है कि मेरा सोशल मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है। और अब वो सोशल मीडिया पार्टी को भी काट रहा है और ठीक ठाक मुश्किल में डाल रहा है सारी क़यादत को। अब ये जो अली अमीन गंडापुर बात कर रहे हैं, जो आज़म सवाती कर रहे हैं, फिर जो बात मैं हमेशा कहता होता हूँ कि इमरान खान हर तरफ खेलते हैं, तो वो अली अमीन गंडापुर को बताया हुआ है कि ये 3 लोगों को नहीं लाना, और उनका जवाब ये आ रहा है कि जी मुझे कौमी असम्बली में बड़ी ज़रूरत होगी, बड़े सीनियर लीडर्स हैं तो इनको इसलिए ज़रूरत थी कि सूबाई असम्बली में ना ले जाएं। ये खान साहब शुरू दिन से काम करते चले आ रहे हैं। तो अब जब जेल में बैठ के भी वो कर रहे हैं और बात नहीं बन रही, आपको याद होगा बहुत प्रोपेगेंडा हुआ कि जी अमेरिका से ट्रंप की कॉल आनी है, फिर ट्रंप के लोग आने हैं, फिर ट्रंप का वफद आना है, फिर पाकिस्तानियों का वफद आना है। और अब अलीमा खान कह रही हैं कि जी अगर कोई अमरीकी आया तो हमें तो कोई पता नहीं। अब अलीमा खान की ये बात तो दुरुस्त है ना कि भाई वो खान को खामोश करा रहे हैं और वो नहीं हो रहे और वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन मज़ाहिमत के लिए वो बार बार बात होती थी कि जी मेरी तो पार्टी की कोई विरासत नहीं है। पहले उनकी बेगम साहिबा आई, उनको अली अमीन गंडापुर ले गए या वो ले गई, दोनों बहरहाल खामोश हो गए। उसके बाद आपको याद कराऊं, जब नवाज शरीफ जेल में थे और सिस्टम ख़राब हुआ था, फिर चले गए, तो मरियम नवाज ने उनके लिए मुहिम चलाई थी। और उनका भी इसी तरह टीवी पे जिस तरह आज इमरान खान के लिए कह रहे हैं कि नाम बैन था, वो मरियम नवाज का भी बैन था कि किसी सूरत में नाम नहीं लिया जाएगा, नवाज शरीफ का नहीं लिया जाएगा। और उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए ही पूरे पंजाब में भी तहरीक बर्पा की थी, जिसके नतीजे में वो फिर आया था ना, मज़ाहिमत होगी तो मुफाहिमत होगी, जिसको आज पीटीआई ने बहुत ज़ोर शोर से चंद एंकर्स की मदद से उठवाया, लेकिन बात मज़ाहिमत पे नहीं आ रही। अब या तो उनकी हमशीरा खड़ी हो जाए, उनकी फैमिली में से कोई खड़ा हो जाए, क्योंकि जब लीडर्स खड़े होते हैं तो आपको पता है कि वो सियासी तौर पर जुतियों में दाल मुसलसल बट रही है। कोई एक रह गया है बंदा, समेत आज की अडियाला जेल के बाहर की, कि किसी ने एक दूसरे पे इल्जाम ना लगाए हों। यानी अलीमा खान साहिबा को रोका तो दोनों बहनें नहीं गई, लेकिन जिन लोगों के नाम गए थे उनको रोका तो उनमें से कुछ लोग चले गए बैरिस्टर गौर पे, जिसपे नामजद सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा जी काश ये लोग भी रुक जाते।
तो उनको भी हदफ तनकीद बनवा लिया। जो लोग आज अली जफर और ये मिल के आए हैं बैरिस्टर गौर, और उसमें उनके पास क्या नाम आया कि जी अलीमा खान का नाम नहीं आया, आलिया हमजा को कहा है कि पंजाब में वो अपना किरदार अदा करती रहे। बाकी तो वो वहाँ चूंकि बैन है तो वो अब बात करेंगे, प्रेस टॉक करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आपस में लड़ाई कितने उरूज पे आप ये देख लें कि कोई यकसुई नहीं है कि कहाँ पे आपको जाना है, किधर खड़े होना है। क्या ये आज जो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई इस वक्त इस्लामाबाद में, जहां प्राइम मिनिस्टर थे, आर्मी चीफ थे, 3 सूबों के वज़राए आला थे, अगर वहां नहीं थी तो अली अमीन गंडापुर नहीं थे, जिनको अपनी पार्टी में शक की निगाह से देखा जाता है। वो कहते हैं मैं 90% क्लियर करा रहा हूं। पाकिस्तान के लिए अगर काम हो रहा है, हमारे यहाँ तो जिक्र ही ना होता उस बात का, लेकिन वो मिनरल्स के ऊपर दुनिया की तो तवज्जो है कि इन्वेस्टमेंट का अगर आपको कुछ भी लाना है तो आपको काम तो करना है ना। तो उन्होंने अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि इसको हेल्ड इन अबेंस कर दें जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते। अब बताएं कि क्या पाकिस्तान के काम सारे रुक जाएंगे? ये देखने की बात है कि आज इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, सब कुछ हुआ है, और वो पीटीआई उसमें भी की शर्त लगा रही है। तो वो तो कॉन्फ्रेंस तो हो गई ना, वो तो चलती रहेगी। तो ये सोच लें कि ये खुद क्या करना चाह रहे हैं खान साहब के साथ, इनके घर वाले भी और बाहर वाले भी। आयाज साहब, अच्छा ये बात तो ठीक है, आमिर ठीक कह रहे थे कि मरीम नवाज उस वक्त निकली थी नवाज शरीफ साहब के लिए, लेकिन वो हालात बहुत मुख्तलिफ थे। पीटीआई के लिए जितनी मुश्किलें हैं उतनी मुश्किलें नून लीग के लिए नहीं थी। वो आसानी से जहाँ चाहती थी मूवमेंट थी। वो मीडिया पे पाबंदी एक चीज़ है, उसके बाद जो दीगर पाबंदियाँ हैं बहरहाल वो उन पे नहीं थी। यहाँ तो वो कोई बात करता है तो उसको उठा लिया जाता है कि जो गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो हालात मुख्तलिफ थे। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, अली अमीन गंडापुर साहब को जाना चाहिए था। लेकिन आज मुझे नहीं पता, जो मेरी नॉलेज में है वो तो ये है कि मंगल को वकला ने मुलाकात करनी होती है और जुमेरात को फैमिली ने मिलना होता है। तो फिर आज अलीमा खान साहबा और उनकी बहनें वहाँ क्या कर रही थी, ये भी मेरी समझ से बाहर है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आज एक पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़रूर हुई वहाँ पे, कि वो आए, गिरफ्तारियाँ हुई, रिहाई हुई, वो सारा कुछ चलता रहा। ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स इसी तरह चला करती हैं, क्योंकि वो ये नहीं होता कि आप एकदम उठें और बस वो हर चीज़ आपने तबाह बर्बाद कर देनी है। इस तरह नोटिस आप इसी तरह होते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। और ये एक्टिविटी हुई तो उसके बाद इख्तियार वली साहब को भी ये कहना पड़ा कि हम इमरान खान को रिहा करने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। पता नहीं अब वो किसको कह रहे थे, क्योंकि वैसे तो नून लीग हमेशा कहती है ना अदालतों ने रिहा करना या नहीं करना, हमने तो नहीं करना। लेकिन जब इख्तियार वली साहब वो ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर भी हैं और PMLN से उनका ताल्लुक़ है, चूँकि जब वो ये बात कर रहे हैं तो मेरी समझ से बाहर है कि उनको क्या लग रहा था कि आज इतने लोग आ गए हैं कि वो आएंगे और डयाला जेल का दरवाज़ा तोड़ के इमरान खान को ले जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा तो ज़ाहिर है बैक ऑफ माइंड उनके कुछ होगा, उनको लग रहा होगा कि शायद कोई कहीं वो जो बात होती है कि जी वो मुज़ाकरात भी कहीं हो जाते हैं, कोई बात भी चल रही है कि जी वो अब ये देखें ना, कन्फ्यूजन फैलाने में तो कामयाब बहरहाल ये गवर्नमेंट हो गई उसके हवाले से कि जी वो इनके बेशुमार लीडर्स को और मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहे हैं मुझे, जो आज भी लग रहा था। कुछ यूँ लग रहा था जैसे फरमाइशी पुलिस की वैन में बैठने वाले सीन्स भी मुझे लगे कि जी ठीक है सानू बालो, तो ऐसे ऐसी खड़े होके वो नहीं कर सकते। वो अज़मा बुखारी कह रहे हैं ना, उबर सर्विस के तौर पे इस्तेमाल किया। ठीक बात है, ये अज़मा बुखारी साहबा की बात ठीक है। ये इसी तरह लग रहा था क्योंकि उबर सर्विस ही उन्होंने अपने लिए, और पुलिस ने ज़ाहिर है उनके लिए कोई वो खिदमात अपनी दे रही है कि आज जिसने बचना है वो आके इसमें गाड़ी में बैठ जाए और उसको हम कहीं दूर छोड़ाएंगे, आराम से किसी शादी हॉल के सामने और लॉन में बैठ जाएं और गपशप करें, चाय व पिएं, जो भी करना है, उसके बाद घर चले जाएं। तो ये सीन तो है। अलबत्ता जब तक देखें बहुत सी चीज़ें थी, रिपोर्टर्स जब जाया करते थे, बात होती थी तो कुछ चीज़ डायरेक्ट हम तक पहुंचती थी, वो भी बंद हो गई भी है। अब इस पे भी ये आज वो सलमान अकरम राजा और ये बैरिस्टर अली गौहर ये इस पे चीख रहे थे कि जी हमारे नाम क्यों नहीं थे, हमसे मुलाकात क्यों नहीं कराई गई। तो ये वही लोग हैं ना जो वो यकीन दहानी करा के आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जी ठीक है वो हम आके बात नहीं करेंगे बाहर। तो अब जाहिर है स्ट्रेटजी, वो जो अंदर बैठा हुआ है उसको तो जो
चीज पहुंचनी है उसने उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी है। और वो इसीलिए हर दफा आपको लगता है कि जी नाम चेंज हो गए। कभी किसी को, आज एक खातून का नाम मैं देख रहा था, गालिबन रजिया सुल्ताना है कोई, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी, मैंने तो नाम नहीं सुना इनका पहले, मैं भी बहुत बड़ी लीडर हूँ ये पीटीआई की, लेकिन इस तरह के नाम भी सामने आ जाते हैं जब हालात इस तरह के होते हैं। सही बात तो बहरहाल ठीक है, वो जाहिर है उनका एक लीडर अंदर है जो ये कहते हैं कि जी वो इतने अरसे में अगर वो उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो अब भी नहीं करेगा, उनकी बात ठीक लगती है। और आजम सवाती साहब जैसे लोग जो बात कर रहे होते हैं, वो जाहिर है जब तक फिर को इस तरह से डायरेक्ट चीज सामने नहीं आएगी हम उस पर कमेंट क्या करें। बिल्कुल सही जी। फैसल साहब, बस एक बात छोटी फैसल से पहले अगर कह दूं, ये जो इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, ये 1 पेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ठीक जी। फैसल साहब, नहीं तो वो 1 पेज वाले क्यों समझ रहे हैं कि इमरान खान को कोई रिहा कर देगा? मैंने बस सिर्फ जितना जवाब देना था, मैं समझना चाह रहा हूं, डर और खौफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। आपने जब कहा ना 1 पेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं समझना चाह रहा हूं कि वो ताकतवर तरीन लोग ये कैसे समझ रहे हैं कि वो इमरान खान को रिहा करा लेगा? नहीं, मैसेज देना मकसद था कि आप वो पीटीआई केपीके की जो लड़ाई है ना उसके ऊपर थी। चले, मैसेज था एक तरह का जी। फैसल साहब, देखिए बात यह है कि ज़ाहिरी सूरत-ए-हाल भी है, हकीकी सूरत-ए-हाल भी है कि तहरीक इंसाफ में जो है बहुत सारे ग्रुप बन गए और ये इनकी लड़ाइयाँ जो है वो खुली जंग आपस में दूसरे से जो है हो रही हैं, बल्कि दस्तो गिरबा भी है इसको बहुत अगर आप आसान फहम लफ्ज़ों में बोल दें। लेकिन ये मुखालफिन की हद तक तो जो है ना उनके दिल में लड्डू फूटने की हद तक तो अच्छी खबर है। इस जंग का इमरान खान को कोई नुकसान हो रहा है, इस जंग का तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितने भी ग्रुप बन जाएं, जितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, ये सब तहरीक इंसाफ को कुछ सियासी तौर पे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वो कैदी नंबर 804 अपनी शख्सियत में इतना ताकतवर हो चुका है, सियासी तौर पे इतना बुलंद हो चुका है कि इन लोगों की अब उसको ज़रूरत ही नहीं रही। इन इख्तिलाफात से कम तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पर या उसकी अवामी ताकत पर या उसके वोट बैंक पर वो तो कोई जो है ना फ़र्क नहीं पड़ना। अब बात यह है कि आप इमरान खान पे जितनी सख्ती से सख्ती करते जा रहे हैं, ठीक है, माजी में भी करते हैं और कर लें, आखिर हद तक जिस हद तक भी जाना है वो कर लें। हमें देखना होगा कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है। अब ये कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को होना चाहिए था और तहरीक इंसाफ नहीं आई, तो ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है। हुकूमत के हवाले से भी पॉजिटिव बात नहीं है, तहरीक इंसाफ के हवाले से भी पॉजिटिव बात नहीं है, पाकिस्तान के हवाले से भी पॉजिटिव बात नहीं है। एक अहम नौइयत की कॉन्फ्रेंस थी, तो आज उसमें ये हम बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ नहीं आई, तो इसका मतलब है वो एक ऐसी इकाई है या एक ऐसी चमन्नी है जिसके बगैर पाकिस्तान का रुपया पूरा नहीं हो रहा। तो अब इस रुपये को पूरा कैसे करना है? इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारे मामलात पे कौमी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। केपीके के मामले पे कौमी पॉलिसी की ज़रूरत है, बलूचिस्तान के मामले पे कौमी पॉलिसी की ज़रूरत है, दहशतगर्दी के मामले पे कौमी पॉलिसी की ज़रूरत है, कैनाल के मसले पर कौमी पॉलिसी की ज़रूरत है। क्या आज इस मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ को आप माइनस करके कोई कौमी पॉलिसी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और अगर आप बना भी लेंगे तो फिर वो कौमी पॉलिसी नहीं खिलाएगी। आप इस मुल्क की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है उसको आउट करके, बाहर करके आप कैसे कोई कौमी पॉलिसी बना लेंगे? और ये जो 4, 5, 6 अहम जो मामलात हैं, ये इनके लिए कौमी पॉलिसी बनाना नागुज़ीर हो चुका है, लेकिन आप नहीं बना सकते। तो इमरान खान को रहा करना या इमरान खान को सियासी मामलात में शामिल करना इमरान खान से ज्यादा जो है वो रियासत के लिए नागुज़ीर हो गया, रियासत के लिए जो है वो जरूरी हो गया है कि भाई इनको रहा करें। आप डील करें, डील ना करें, लेकिन जो कौमी मफादात के तकाजे हैं वो किसी भी डील से बहुत बालातर होते हैं। उस पर किसी को भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। उसको किसी कोई, चाहे वो इदारा हो, चाहे वो कोई सियासी जमात हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो या आम इंसान हो, जहाँ लफ्ज कौमी मफाद आ जाए तो उससे ज्यादा जो है मुकद्दस मोहतरम चीज कोई नहीं होती। तो जहाँ जहाँ कौमी मफादात के लिए ये जरूरी है तो वहाँ फिर आपको इमरान खान को इन करना पड़ेगा। अगर इन नहीं करेंगे ताकत की बुनियाद पे, ये आपका इख्तियार है। जी आपने साबित कर दिया कि आप इतनी ताकत है कि आप इमरान खान को जेल में रख सकते हैं। इमरान खान के पास ये भी साबित हो गया कि इतनी ताकत नहीं है कि उसको कोई जेल का ताला तोड़वा के जो है ना बाहर लेकर आ जाए। इमरान खान के पास ये अवामी कुव्वत नहीं है, ये भी साबित हो गया। इसमें भी अब कोई डिबेट नहीं है। इमरान खान ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि वो अवाम का प्रेशर डेवलप करके मुझे जेल से निकाल ले, लेकिन नहीं निकाल पाया। इमरान खान की ये स्ट्रेटेजी मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो गई। लेकिन इस हकीकत
इस नाकामी के बावजूद भी इस हकीकत से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि जो पाकिस्तान को जो इस वक्त के जो मामलात हैं उसमें तहरीक इंसाफ का जो है एक ओपिनियन शामिल होना, उस मफादात को मुकम्मल करने के लिए उसके हवाले से पॉलिसी को एक जामे पॉलिसी बनाने के लिए इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को शामिल करना नागुज़ीर है। ठीक, तो अब ये जिद की लड़ाई है, हो सकता है इमरान खान की सतह पे हो रही हो सकता है इमरान खान के मुखालिफिन की सतह पे हो रही हो, लेकिन जिद का नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। जिद के नुकसान से क्या हो रहा है? ये इस वक्त जो वहाँ की सूरत हाल है KPK की, जी बिल्कुल, बलोचिस्तान की, मतलब पाकिस्तान में कभी इन दो सूबों में इतनी खतरनाक हालात रहे कि जहाँ की हुकूमत भी बोलती हो कि बहुत सारे इलाकों में हमारा जो है वो एक्सेस खत्म हो गया। ईद के दिन सारे चैनलों पे खबर चल रही थी कि रेड टिकट चल रहे थे सारे चैनलों पे, कोयटा का 11 डिस्ट्रिक्ट से राब्ता मुनक़ता हो गया। ये ईद के दिन सुबह के टाइम टिकट चल रहे थे। इतने खतरनाक हालात में अगर हम इधर ये हम अपनी स्कोरिंग फिट करने की कोशिश करें तो कि भाई इसमें पल्ला किसका भारी है, भाई हो सकता है किसी का भी भारी हो, लेकिन मुल्क का होगा कि नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान हो रहा है। बिल्कुल जी। खालिद क़य्यूम साहब, देखिए आज अडयाला जेल के बाहर PTI ने एक छोटी सी एक मज़ाहमती जो है वो सियासत की है, एहतजाज किया है, छोटा सा, आपको बड़ा एहतजाज नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका भी एक इम्पैक्ट और असर जो है वो आया है। सही। और शुरू में जो है इसी तरह थोड़े लोगों के साथ ही जो है वो एक्टिविटी होती है, लेकिन फिर आगे जाकर किसी मौके पर बढ़ भी सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हम देखते हैं कि कभी भी किसी एक मकाम पर खड़ी नहीं रहती। सियासत रोज़ाना की बुनियाद पर जो है तब्दील होती है। हमने देखा कि यहाँ इसी लाहौर शहर के अंदर जो पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, यहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पूरे लाहौर में एहतजाज की कॉल दी गई थी और लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सिर्फ 30 से 35 लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए थे। और इसी तरह जो मोहतरमा कलसूम नवाज शरीफ साहबा हैं, वो भी घर से अपने शोहर की रिहाई के लिए, नवाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए अकेली ही जो है वो निकली थी। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो भी इसी तरह जो है वो अकेली ही निकली थी। और इसमें देखिए कि जो भी एक्टिविटी हुई है इसमें अलीमा खां और बानी PTI जो है वो काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि अडयाला जेल के बाहर जो है वो धरना दिया जाए, वहाँ पार्टी लीडरशिप आए, वहाँ पार्टी के MNAs और MPAs और सेनेटर्स आए, वहाँ पार्टी के कारकुन आए, लेकिन जो जेल से बाहर बैठी हुई PTI की लीडरशिप थी वो इस पर आमादा नहीं हो रही थी, जिसकी वजह ये थी कि बाहर बैठी हुई सारी लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज्ड है और वो इस तरह की एक्टिविटी के हक में नहीं थे। लेकिन अलीमा खान ने एक इनिशिएटिव लिया, बेशक छोटा सा एहतजाज हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आया। दूसरा जो आजम स्वाति के हवाले से आपने सवाल उठाया है, उसमें देखिए कि कभी भी पिछले 2 साल से 2.5 साल से PTI की जो इंगेजमेंट है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मैं नहीं समझता कि कभी भी ख़त्म हुई हो। इंगेजमेंट जो है वो हमेशा रही है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये इंगेजमेंट जो है इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, कोई नतीजा खेज जो है वो नहीं हो रही, जिस वजह से अभी फौरी तौर पर जो है बानी PTI की रिहाई के इम्कान जो हैं वो भी बहुत कम हैं। और शुरू में जो है वो जब भी कोई तहरीक मूवमेंट शुरू हुई हैं, जब आप MRD की देखें कि 81 में 77 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई और MRD का जो अलायंस था वो 81 में आकर बना, और फिर उसके असरात जो हैं MRD के वो 85 में जो आम इंतखाबात हुए उसी तहरीक के नतीजे में हुए। तो इन तहरीकों में जो है वो टाइम लगता है, वक्त लगता है। मैं समझता हूँ कि सियासी एक्टिविटी कोई भी की मतलब आप सारे खान को और 7 साल रखना चाह रहे हैं। अभी फिलहाल तो जो हालात हैं उसमें आप तो बेहतर वफाकी दारुल हुकूमत में बैठे हैं, तो आप समझते हैं कि फौरी तौर पर तो रिहाई जो है वो नजर नहीं है। इलियास साहब, देखिए पार्टी में जो इख्तलाफात हैं इस पर तो बानी PTI भी कोई नहीं इसमें कोई दिल वो लेते कि जी इख्तलाफात किसके दरमियान है, वो सबको बैठ के सुनते हैं और करते फिर वो जो भी उन्होंने करनी होती है अपनी, और आप भी वही कर रहे हैं जो उनकी अपनी है। देख लें आप भी वो पार्टी में पंजाब के इख्तियारात जिनको भी दे दिए उन्होंने कि जी वही सब कुछ करेंगे जो पंजाब की अब जो नई और वो ऑर्गेनाइज़र बनाई थी,
तो वो सारी जो सूरत हाल है वो देखने में है कि आज भी जो सूरत हाल देखने में आ रही है कि पार्टी को वो जो जिस तरह चला रहे हैं, जिस तरह देख रहे हैं, वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे इस वक्त के कि जी वो बाहर आने के लिए अपने असूलों पर या जो जिस तरह उनके साथ जो शराइत रखी जा रही हैं वो शराइत वगैरह उस पर अमल दरामद नहीं करना चाहते ना, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पार्टी की जो मकबूलियत है उनकी इसी वक्त है जो इस वक्त वो अड़ के बैठे हुए हैं कि अपने असूलों पर समझौता करके बैठे हैं, उसी पर ही उन्हीं को फ़ायदा है, क्योंकि पार्टी के जो वर्कर्स हैं जो सारे हैं वो उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। अगर वो किसी तरह उनसे मुज़ाकरात या कोई समझौता करके बाहर आ जाते हैं तो वो समझते हैं कि उनकी पार्टी में वो उस तरह मकबूलियत नहीं रहेगी, तो ना बल्कि उनको जो इस वक्त जो दिए जा रहे हैं, जो राह मिल रही है इस वक्त जो बाहर निकलने की, जो जेल से निकलने के लिए, तो असीरी से निकलने के लिए जो मिला है, मौके मिल रहे हैं, वो उसको उस पर वो समझौता नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो आएँ बाहर और इंडिपेंडेंटली जाके फिर उसी तरह पार्टी की जाके क़यादत करें और जल्द से जुलूस जिस तरह भी करना चाहते हैं वो करें। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट तो उनसे करना ही नहीं चाहती कि कॉम्प्रोमाइज़ करे के साथ, जो भी है एस्टैब्लिशमेंट से हो, लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड हो और बेहतर तरीके से वापस आके वो अपनी पार्टी को चलाएं। लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट से तो किसी किस्म के मुज़ाकरात वगैरह करने के हक में भी नहीं है, और वो चाहते हैं कि उनसे करें मुज़ाकरात जिनसे उनको फ़ायदा हो और वो बाहर आएँ, और लेकिन वो शराइत वगैरह किसी तरह मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर शराइत वगैरह मानते हैं तो अगर ऐसी होती हैं तो कारकुन और जो ना सिर्फ पाक मुल्क में बल्कि जो बाहर भी उनके कारकुन हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि किसी तरीके वो बाहर आ जाएं, लेकिन ये किसी समझौते के तहत नहीं, वैसे आए क्योंकि अगर समझौता करते हैं तो फिर NRO का इन पर भी लेबल लगता है। सही है जी। फिर डील की बातें ये खुद भी करते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI, तो वो ये जो आप बात कर रहे हैं लिहाज साहब, लेकिन हमारा बुनियादी सवाल बानी PTI को जो ऑफर्स हो रही हैं वो दावे किए जा रहे हैं या उनकी तरफ से या फिर इस्टेब्लिशमेंट का कहा जा रहा है उनकी तरफ से, इनमें कितनी हकीकत है राय आप जान चुके हैं। अभी एक ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल कराची से मुतल्लिक होगा। बदअमनी के खदशात, MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग जारी है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि कराची की सूरत हाल पर किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। इस तरह तो घर भी नहीं चल सकते, सूबे और रियासत किस तरह चलाएंगे। आज पाकिस्तान को अगर बचाना है, ये मुमकिन ही नहीं है कि एक शमूलियती पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बगैर ही मुमकिन है। हमने माजी में हमसे ये गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब उसके बाद हमने अपनी गलतियाँ सुधारी हैं। वो गलतियाँ नहीं थी, आपने माजी में हज़ारों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को मैं तो मुहिब वतन और अच्छा पाकिस्तानी समझता हूँ, लेकिन माजी में जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के बयानात दिए खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में वो तो मैं दोहराना भी नहीं चाहता। अगर किसी को देखना है तो जाके आप YouTube पे वो मौजूद हैं। कराची में तरक्याती काम रिकॉर्ड हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, अंडर प्रोसेस भी हैं। नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मईशत की शाहरग है, मगर एक बार फिर ये शहर सियासी महाजराई की लपेट में है। रिवायती हरीफ पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। इल्ज़ामात की बौछार है। मुत्तहिदा के रहनुमाओं ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार किया कि कराची बारूद के ढेर पर आबाद है। शहर के हालात आज फिर ख़राब हो रहे हैं। कराची में बदअमनी हमने रोकी हुई है। यहाँ भड़कने वाली चिंगारियाँ बारूद तक पहुँचें तो शहर खाक और खून हो जाएगा। चोर और पुलिस का गैर मुकामी होना बदअमनी की असल वजह है। पीपल्स पार्टी ने जवाबी वार किया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आज बदअमनी का ताना देने वाले माजी में बदअमनी में मुलविस रहे हैं। MQM के दौर में लोगों को चुन चुन कर मारा गया, हज़ारों बेगुनाहों को कत्ल किया गया, माओं की गोदें उजाड़ दी गई। अब डंपर्स को वजह बनाकर बदअमनी की कोशिश हो रही है। सिंध हुकूमत कराची को किसी सूरत बदअमनी का शिकार नहीं होने देगी। इसी तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक ये दूसरा बड़ा सवाल आपसे आगाज़ करें। अब ये जो सूरत हाल है कराची की, जिस पर MQM का मौक़िफ़ भी आपके सामने है, पीपल्स पार्टी ने भी ज़ाहिर है उसका जवाब दिया है, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, MQM या पीपल्स पार्टी? मौक़िफ़ कोई इतना मसला नहीं है। बात यह है कि बस ये इसी हद तक है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, चैनल उन्होंने लाइव दिखा दी, हमने आपने तबसरा कर दिया। इससे ज़्यादा कोई हकीकत नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ा कोई तनाव पैदा हो जाएगा, कोई कशीदगी पैदा हो जाएगी, कुछ सियासी तलातुम पैदा हो जाएगा, तो कुछ सियासी सूरत हाल में कोई तब्दीली या कुछ नहीं होगा। सब ऐसे ही चलेगा। सब सिस्टम के लोग हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से बिल्कुल सब। ये पता नहीं कौन किसके कहने पे क्या क्या गुफ्तगू कर रहा होता है। देखिए
बात यह है कि 8 फरवरी ने जो है ना, जहाँ पूरे पाकिस्तान की सियासत को तब्दील किया है ना, वहाँ कराची की सियासत को भी जो है ना तब्दील कर दिया। तहरीक इंसाफ की तो चले पूरे पाकिस्तान में लहर थी ना, वो लहर कराची में भी थी, लेकिन वो तहरीक इंसाफ की अगर लहर नहीं भी होती ना तो इन सबको हाफिज नईम ने निपटा दिया था। जमात इस्लामी निपटा चुकी थी। अगर आप वोटों का तनासुब देखें जो इस फॉर्म 45 के तहत, तो उसमें 19-20 के फासले से जमात इस्लामी खड़ी हुई है तहरीक इंसाफ के साथ। अगर लहर तहरीक इंसाफ की नहीं उस दिन होती तो जमात इस्लामी भी सियासी तौर पे इलेक्शन के हवाले से उस दिन उसने सब पूरे शहर में सबको निपटा दिया था। तो बाकी जो कुछ पूरे पाकिस्तान में हुआ उसके असरात हैं, कराची में भी उसके जो है वो असरात आए। तो अब उसके बाद लोग एक सिस्टम से जुड़ गए उसी तरह की, अब लोगों को इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन जब सियासतदान या सियासी जमातें और ऐवान में बैठी हुई हों लेकिन अवाम में अपनी असर अंगेजी खो दें, तो ये सियासत के लिए बड़ा नुकसान होता है। सही। इसका फ़ायदा जो है वो गैर सियासी कुव्वतें या जो अमन व अमान में खलल डालने वाली कुव्वतें होती हैं वो उठाती हैं। अभी तो MKM को इस इलेक्शन की टेंशन थी कि इलेक्शन में उसके साथ जो कुछ हुआ, दूसरी तरफ जो है वो जिस तेज़ी के साथ वो आफाक अहमद की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, वो उनके लिए जो एक नई टेंशन आ गई। जो उनका उर्दू स्पीकिंग वोटर है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो उस तरफ जो है वो राग़िब हो रहा है। ठीक। अब ये जो जेन्युइन इशूज़ है उस पर गुफ्तगू नहीं कर सकते आप लोग। जब आप जेन्युइन इशूज़ पे गुफ्तगू ना कर सकें, उसका कोई सियासी लाएमल ना बना सकें, उस पर कोई आप सियासी हिकमत अमली ना बना सकें, तो फिर आपको सियासत करने का हक नहीं होता। हर बात आप स्क्रिप्ट की नहीं पढ़ सकते। कब तक लिखा हुआ आप जो है ना वो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे कि आज इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, आज इसके हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। इस तरह सियासत नहीं कर सकते। आपको अपनी बुनियाद पे, अगर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है तो बैसाखियों को गिरा के अपनी बुनियाद पे सियासत करनी पड़ेगी, अपनी बुनियाद पे हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। लेकिन ये ऑप्शन अब आपके पास बचा ही नहीं है। बिल्कुल 8 फरवरी के बाद ये ऑप्शन ही नहीं बचा इनके पास। ठीक। चले, हो सकता है एक आध हफ्ते बाद और आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएं लाइव, फिर तबसरा लीजिएगा। ठीक है आमिर साहब। देखें, असल इशू तो डंपर का है ना, उस पर तो हमारे कोई बंदा नाम नहीं लेता कि डंपर्स का ओनर कौन है, ताकि कराची की असल हकीकत का तो पता चले कि ये माफिया है तो इस माफिया को चला कौन रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है। इन डंपर्स को पानी रेगुलर कैसे मिल जाता है, जो टैंकर्स पानियों के लेके जाते हैं और गिराते हैं, लोगों को मारते हैं, उनके पास पानी बंद नहीं होता, बाकी सबको ख़रीदना पड़ता है। इस पे तो हम कोई बात नहीं करते। हाँ, ये 3 जो लोग आज इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये तीनों कुछ दिन पहले लड़ रहे थे वजारतों के हवाले से। इनमें से एक ज़ाहिर है पहले वजीर थे, दूसरे आ गए, तीसरे फारिग हैं उनमें। अब इनको फिर किसी ने बिठा दिया कि चलो यार अब अपनी बात तो कर लो, चाहे वो आफाक साहब का ही नाम ले लें, वो किस खाते में खड़े हुए हैं। तो जिन लोगों को हमारे दोस्त समझ रहे हैं कि वो बहुत पायदार हैं और उनको वोट पड़ा था, वो कराची के लिए क्यों नहीं खड़ी हो रही? मेरा मतलब है तहरीक इंसाफ वो कहाँ है? पीपल्स पार्टी का तो है ही कुछ नहीं शहरी सेंस से, वो तो गेम डाल रहे हैं बिल्कुल। शजील मेमन ने जवाब दे दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कोई बंदा नहीं नाम लेता। भाई ये इनको चला कौन रहा है, इसके माफिया के पीछे है कौन, ताकि हमें भी तो पता चले ना कि कराची में गेम क्या बन रही है, कौन इसको चला रहा है। उसके ऊपर नहीं बात होती। ये MKM वाले हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी सियासत करनी है। अभी वजारतें मुस्तफ़ा कमाल साहब को नहीं मिल गई है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पहले से बैठे हैं, उनकी मर्जी का नहीं आया, फारूक सत्तार साहब खुद नहीं आ सके, तो उन्होंने कहा चलो पानी के और लोगों के इशूज़ के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दें। वरना वैसे इस्लामाबाद में ये खालिद मकबूल साहब होते भी कम है, अगर कराची होंगे तो ये बता सकेंगे फैसल साहब के वहाँ होते भी हैं कि नहीं। सही जी। अयाज साहब, सबसे मज़े का जो मुझे वो लगी ना बात पिछले दिनों में, वो फारूक सत्तार भाई की लगी थी। उन्होंने कहा देखें हमारी हुकूमत ने बिजली सस्ती कर दी। ये मेरे लिए बहुत मज़े की खबर थी। अच्छा, पीपल्स पार्टी और इनका रोला, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि जैसे इनको पता चल गया MKM वालों को कि वफाक से शायद $100 अरब रुपया मिलने वाला कराची के लिए। इन्होंने कहा कि यार जल्दी से मतलब माहौल बना लो, ताकि ये ना हो कि पीपल्स पार्टी सारा खर्च कर दे और हमारे इससे कुछ ना आए। जिस पे मुर्तज़ा वहाब को कहना पड़ा कि गवर्नर सिंध के साथ मिलके मैं ये खर्च करूँगा पैसे, और जितना उनका आइनी और कानूनी हक बनता है वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से, उनको मैं साथ रखूँगा। चलें, ये एक कामयाबी MKM को मिल गई। और उसके बाद पीपल्स पार्टी को अंदरूने सिंध एक चैलेंज इस वक्त दरपेश है, वो कैनाल्स के हवाले से। उसकी वजह ये है कि न सिर्फ कॉम्प्रेस जमातें, इवन पीपल्स पार्टी का अपना वोटर जो अंदरूनी सिंध से ताल्लुक़ रखता है,
और अंदरूनी सिंध कह लें या आप उसको दही सिंध कह लें, जब हम एक सूबे की बात करते हैं तो वो भी नाराज़ है इस हवाले से। और मैंने कल भी अर्ज़ किया था, बिलावल साहब की तकरीर ने कोई उनको ख़ास खुश नहीं किया और इसीलिए शायद वो उनको बाहर भी जाना पड़ा कुछ अरसे के लिए, ताकि पीछे ये लीडर बयान देते रहे। अब दूसरा चैलेंज MKM ने उनके लिए खड़ा करने की कोशिश की है शहरी कराची के हवाले से। लेकिन इस सारे मसले में, इस सारे खेल में, इस सारी लड़ाई में अगर नुकसान होता है तो सिर्फ कराची का। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी भी सिंध है, बाकी दही सिंध है, कि उस पर अगर थोड़ा बहुत खर्च होता है, पता नहीं मैं तो जब भी सिंध में गया हूँ मुझे तो बड़ी मायूसी हुई है, अगरचे दावे बहुत होते हैं कि जी बड़ा हम खर्च कर रहे हैं। तो MKM का चूंकि वोट बैंक, वो कहते हैं कि जी अगर जो खोया हुआ है वो भी मिल सकता है तो कराची से मिल सकता है। अब रौला वही है कि वहाँ कराची के लिए खर्च कोई नहीं करता, मांगते सारे हैं पैसे। अब देखते हैं कि ये मिलते हैं कितने हैं। तो और डंपर पे आपको गवर्नर सही लग रहे हैं? डंपर का इशू तो बन गया ना, वो तो उनको चाहिए था इशू, वो तो उन्होंने बना लिया इशू। उसकी वजह ये है कि वो मतलब आप जरा आपने अगर कभी वहां से सफर किया हो हैदराबाद से कराची तक, आपको पता चल जाए नेशनल हाईवे पे किस तरह से ट्रैफिक चल रही होती है। और मतलब मैं जितनी दफा भी गया हूँ वहाँ, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि किसी हादसे का शिकार नहीं हुए हम लोग। मतलब इतनी आपको अंदाजा ही नहीं है कि किस तरह से चीजें चल रही होती हैं, और वो शहर के अंदर भी यही हालात हैं। चले क्विकली नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। इसी सवाल पे इलियास साहब और खालिद क़य्यूम साहब का टेक लेंगे हमारे साथ के लिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें MKM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग से मुतल्लिक़। खालिद क़य्यूम साहब, आपको क्या लगता है इस कराची की सूरत हाल पर किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? देखिए मैं समझता हूँ कि सारा इशू जो है, सारा मामला जो है वो क्रेडिट का है, और दोनों जमातें जो हैं वो कराची के अंदर जो है वो आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर जो आने वाला बजट है उसमें तवक्को की जा रही है कि कराची के लिए 100 अरब रुपए का जो है वो पैकेज आ सकता है। और इसी के लिए MKM की तरफ से भी और गवर्नर साहब की तरफ से भी जो है अब वफाकी हुकूमत को जो है इस्तदा की जा रही है। लेकिन ये बुनियादी तौर पर जो है ये पीपल्स पार्टी की डिमांड है वफाक के साथ। और दूसरा ये है कि अगर हम इस दोनों जो के इत्तेहादी हुकूमत में दोनों जमातें इकट्ठी हैं, MKM और पीपल्स पार्टी भी, और इसमें जो है वो पीपल्स पार्टी जो है उसका तो दबाव वफाक में हुकूमत पर आ सकता है, लेकिन उसके मुकाबले में MKM का जो दबाव है वो पीपल्स पार्टी के होते हुए दबाव जो है वो नहीं आ सकता। और इसी वजह से जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे में बात की थी 4 अप्रैल के जलसे में कि बजट पर मुशावरत होगी, तो बजट पर जाहिर है पीपल्स पार्टी फिर जो है अपनी जो डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से डिमांड्स हैं उनको पूरा करेगी। और इसके साथ अगर आप देखें तो MKM और गवर्नर साहब जो हैं अब वो उसी तरह का रोल भी चाहते हैं जिस तरह का पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के गवर्नर सरदार सलीम हैदर चाहते हैं। लेकिन सूरत हाल यहाँ ये है कि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर्स के पास कोई एग्जेक्टिव रोल सूबे के अंदर रहा नहीं, बल्कि पंजाब के अंदर अगर हम देखें तो जो गवर्नर पंजाब हैं सरदार सलीम हैदर, अटक में उनका हल्का इंतखाब है, लेकिन वहां पर भी वो 1 रुपया डेवलपमेंट का खर्च नहीं कर सकते। बल्कि कराची के हवाले से मैं आपको बताऊं कि वफाक के अंदर एक महकमा था पाक PWD का जो करप्शन का गढ़ था, जिसको इस हुकूमत ने खत्म कर दिया है। और उसके बाद जो MKM के अरकान कौमी असम्बली की डेवलपमेंट की ग्रांट है वो भी वो बराह रास्त खर्च नहीं कर सकते। अब वो भी सिंध हुकूमत के जरिए और मेयर कराची के जरिए वो खर्च करने के पाबंद है। तो इस तरह जो MKM को वहां पर कराची के अंदर मसाइल हैं, उसमें वो शराकतदारी चाहती है। सही है जी इलियास साहब, ये शराकतदारी 100 अरब पैकेज का मामला है या वाकई जो बातें MKM कर रही है बड़ा उनके दिल में दर्द है अवाम का, खासतौर पर पीपल्स पार्टी जाहिर है वो तो वैसे ही दर्द में डूबी है, तो कौन आपको सच्चा लग रहा है? देखिए पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और उन्होंने अपने मामला भी तय किए हैं, पंजाब में भी तय किए हैं। अब देख लें पंजाब में से वो उस तरह की तरह चीखें नहीं आती या आवाज़ें नहीं आती कि जिस तरह पहले एहतजाज किया जाता था। अब इसी तरह सिंध में उन्होंने अपने मामला उनके अपने हैं, तो जाहिर गवर्नमेंट में MKM ने भी वो करनी है, सियासत करनी है।
उधर रहनी है, वोट बैंक उनका उधर है, तो वो लेने के लिए, वो जो पैकेज में हिस्सा लेने के लिए या दीगर मामलात में भी, वफाक में भी हिस्सा लेने के लिए, वजारत भी उनमें आपस में गवर्नमेंट ने उनको अलहदा करके ली। गवर्नमेंट ने इतना भी नहीं किया कि उनको एतमाद में लेके कि अगर लेते वजारत, तो यहाँ गवर्नमेंट उनको इस तरह वेटेज नहीं दे रही, तो इसलिए वो एहतजाज कर रहे हैं ताकि अपनी वेटेज लें, अपने सूबे में बाकायदा उनको क्रेडिट मिले, ताकि वो आइंदा वोट लेने जाएं तो उनका वोट बैंक सही तरह उनको रिस्पॉन्स सही है। जी आमिर साहब क्विकली कमेंट कर लीजिएगा, वक्त खत्म हो गया। बस वो 100 अरब रुपए की बंदर बांट पे है ना, तो वो है ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सही है, चलिए क्लोज करते हैं। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए।